दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम आज के करंट अफेयर्स का डिस्कशन देखते हैं। तो सबसे पहले पीआईबी में जो इम्पोर्टेंट न्यूज बनी हुई है वह FFV SHEV से संबंधित है। तो समझते हैं कि ये FFV SHEV है क्या, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है। यानी फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रांग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इसकी फुल फॉर्म है, जो पहल टोयोटा कंपनी के द्वारा शुरू की गई है। और भारत में जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, जिसके मंत्री इस समय कौन है, श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा क्या किया गया कि भारत में यह अपनी तरह का पहला एक प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य क्या है, जिसका उद्देश्य 100% पेट्रोल और 20 से लेकर 100% जो ब्लेंडेड एथेनॉल होता है उसके माध्यम से क्या किया जाएगा। यानी भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, इलेक्ट्रिक वाहन को संचालित किया जाएगा और ये इलेक्ट्रिक पावर के सेक्टर में भी एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध होगा। इसमें स्वयं नितिन गडकरी जी ने क्या बताया, तो उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ इससे कितनी 6 से 8% की वृद्धि होने की संभावना है और इससे यह एक प्रकार का क्या इनोवेटिव नवाचारी उपाय है, रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी सिद्ध होगा। सस्टेनेबल समावेशी है, कास्ट इफेक्टिव यानी इसका मूल्य ना तो बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम, यानी ये कास्ट इफेक्टिव है यानी दक्ष लागत वाला है। इसके अलावा एनर्जी एफिशिएंट है, इससे ऊर्जा की बचत होगी एंड यह पूरी तरीके से भारत में जो परिवहन क्षेत्रक है उसमें एक रूपांतरण के लिए भी एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपका पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अगला, बेटियां बने कुशल। बेटियां बने कुशल ये अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया, तो यह एक प्रकार का इंटर मिनिस्ट्रियल अंतर मंत्रालयी कॉन्फ्रेंस है, जो नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड के लिए बात करता है, जो एडोलिसेंट यानी युवतियां हैं उनके लिए। तो इसमें एडोलिसेंट गर्ल्स के लिए क्या इसमें बात की गई है, जो गैर परंपरागत उनकी आजीविका के साधन उस पर बातचीत करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। और इसे 11 अक्टूबर को क्या मनाया जाता, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड मनाया जाता है। तो उसी को उपलक्ष्य में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया। और 2022 की जो थीम है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर। ये 11 अक्टूबर जो इस बार की इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड जो मनाया गया उसकी थीम है। 2022 की क्या थीम है, आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर। तो ये थीम भी पूछी जा सकती है। और जो ये आपका इंटर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ, इसका आयोजन इस बार 3 मंत्रालय मिलकर किए हैं। तो पहला कौन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी महिला और बाल विकास मंत्रालय। दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। और तीसरा इसमें कौन सा मिनिस्ट्री शामिल है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ मिनोरिटीज अफेयर्स यानी अल्पसंख्यकों का मंत्रालय। तो ये 3 मंत्रालयों के संयुक्त प्रयासों से जो अभी हाल में एक कहा जाए इंटर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई उसका आयोजन किया गया। इसमें बेटियां बने कुशल, तो ये किसका कंपोनेंट है, तो 2015 में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया था उसी की दिशा में उसी के कंपोनेंट के रूप में इसे शुरू किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको तैयार कीजिएगा। और महिला सशक्तिकरण में भी ऐसे जो लेटेस्ट अपडेट होते उनका इस्तेमाल वहाँ पर भी किया जा सकता है। अगला, ये पंचायती राज से संबंध कुछ इश्यूज मुद्दे हमने यहाँ शामिल किया जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है, सरकार के तीसरे स्तंभ के रूप में पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से, कौन सा 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया। और इसके लिए भारतीय संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची
शामिल की गई, जिसके अंतर्गत 29 विषय जो पंचायती राज से संबंधित हैं उसमें शामिल किया गया है 11वीं अनुसूची में। अब बात आती है कि 29 विषय सौंपे गए, तो आखिरकार 1992 का अधिनियम है, 24 अप्रैल 1993 से अधिनियम लागू हो गया। तो इतने साल बीतने के बाद भी पंचायती राज संस्थान क्यों मजबूत नहीं हो पाए हैं, क्यों सशक्त नहीं हो पाए हैं? यानी जिस मकसद से इसे लाया गया था, तृणमूल लोकतंत्र को सुनिश्चित करने के लिए, क्या तृणमूल लोकतंत्र सुनिश्चित हो पाया है? ये सब इससे संबद्ध मुद्दे हैं। तो संबद्ध मुद्दे कौन कौन से हैं? तो संबद्ध मुद्दे, पहला, नियमित चुनाव का ना होना। हालांकि जो पंचायतों का चुनाव के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन, कौन सा, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाना भारतीय संविधान में सुनिश्चित किया गया, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो पंचायती राज संस्थान से संबंधित निकाय हैं उनके लिए एक नियमित अंतराल पे चुनाव नहीं होता। इसका एग्जाम्पल तमिलनाडु में देखा जा सकता है। जो तमिलनाडु में शहरी निकाय थे उनके चुनाव यानी 8 सालों बाद अब 2022 में हुए हैं, तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया जा सकता है। इसके अलावा शक्तियों का जो प्रभावी हस्तांतरण है वो नहीं सौंपा गया, क्योंकि राज्यों पे रखा गया कि राज्य ये डिस्क्रेशनरी या विवेकाधिकार शक्ति राज्य की है कि वो कब और कैसे पंचायती राज संस्थान को शक्तियां सौंपते हैं। तो ये दूसरा मुद्दा है कि इस शक्तियों का जो प्रभावी हस्तांतरण होना चाहिए वो नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें राज्यों का जो विवेकाधिकार सौंप दिया गया, इसकी वजह से। अगला मुद्दा क्या है? इनको जो भी ग्रांट्स दिया जाता है वो इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त है। और दूसरा, जो फंड दिया जाता है वो समय से नहीं दिया जाता और पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया जाता। तो ग्रांट्स हो या फंड हो, दोनों अपर्याप्त हुआ, समयबद्धता के साथ इनको नहीं दिया जाना, ये भी एक प्रमुख मुद्दा है। इसके अलावा इनको जो धन दिया जाता है वो इनफ्लेक्सिबल होता है, लोचशील नहीं होता, यानी उसको इस स्पेशल विशेष टारगेट को ध्यान में रख करके ही पंचायती राज संस्थान को धन आवंटन किया जाता है, जिससे वो धन जो पंचायती राज संस्थान है ये फ्लेक्सिबल रूप में न होने की वजह से उसका ऑप्टिमम यूज नहीं कर पाते हैं। तो अगला मुद्दा ये। इसके अलावा और क्या मुद्दा है? तो और इसमें अभी भी कई राज्यों में देखा गया कि नौकरशाही का एक्सेसिव कंट्रोल बना हुआ है, नौकरशाही अत्यधिक नियंत्रण में है, और जो पंचायती राज संस्थान प्रभावी भूमिका में होने चाहिए वो नौकरशाही के प्रभावी होने की वजह से पंचायती राज संस्थान का दर्जा नौकरशाही के नीचे हो गया, यानी द्वयम दर्जा का हो गया है। इसके अलावा अवसंरचनागत चुनौतियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेज हैं, क्योंकि बहुत सारे पंचायती राज संस्थानों में अभी तक जो बिल्डिंग होनी चाहिए वो बिल्डिंग नहीं है, और वो जो स्कूल हैं, विद्यालय हैं, आंगनबाड़ी सेंटर हैं, वहाँ से अपना गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। इसके अलावा जो टॉयलेट्स होने चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल की उपलब्धता होनी चाहिए, ये भी बहुत ख़राब स्थिति में है। बहुत सारे पंचायती राज संस्थान तो बन गए हैं, लेकिन वहाँ पर ना तो टॉयलेट की व्यवस्था है, ना तो पेयजल की व्यवस्था है, और ना ही वहाँ पर कुर्सी या अन्य जो बेसिक लॉजिस्टिक सामान होने चाहिए वो व्यवस्था, और ना ही इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की व्यवस्था है। तो ऐसे में कैसे आपका ये जो तृणमूल लोकतंत्र का सपना देखा गया था वो साकार हो पाएगा? इसके अलावा खराब निरीक्षण, यानी पुअर ओवरसाइट होता है, कोई नियमित अंतराल पे जो निगरानी होनी चाहिए, निरीक्षण किया जाना चाहिए, वो भी नहीं हो पाता है। तो ये कैसे इन सब जो चैलेंजेज हैं इनको कैसे दूर किया जाएगा? हालांकि सरकार के द्वारा कुछ कदम उठाए गए, जैसे पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा ग्राम स्वराज पोर्टल को लाया गया। इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को भी लाया गया, ताकि लोगों में जन जागरूकता अभियान चलाया जा सके, और जो पंचायती राज संस्थान है इनको भी सशक्त किया जा सके। पंचायती राज संस्थानों को सशक्त करने के लिए पंचायती राज सशक्तिकरण एवं उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना को भी शुरू किया गया है, लेकिन ये सब कदम सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। तो इसके लिए और क्या किया जाना चाहिए, यानी आगे की राह क्या होना चाहिए? तो सेकेंड ARC यानी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी इस संबंध में कहा है कि जो पंचायती राज संस्थान है ये इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट हैं, तो इनको
क्या किया जाना चाहिए, एक्सक्लूसिव फंक्शन के रूप में इन्हें क्या किया जाना चाहिए, स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। एक्सक्लूसिव फंक्शन का मतलब हुआ कि अनन्य इनका कार्य हो, यानी इनको जो विषय हैं, जैसे 11वीं अनुसूची में 29 विषय सौंपे गए, तो 29 विषय इन्हें दिए जाने चाहिए, क्योंकि राज्यों ने अभी जो अधिकांश विषय हैं वो अपने पास यानी रखे हुए हैं। पंचायतों को अभी विषय सौंपे ही नहीं गए हैं, तो इनको विषय सौंप करके और इनको एक्सक्लूसिव फंक्शन के रूप में, अनन्य क्षेत्राधिकार के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए, तभी ये इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में यानी सिद्ध हो पाएंगे। इसके अलावा और क्या समस्या, राज्य निर्वाचन आयोग को अभी पंचायती राज के संबंध में परिसीमन करने की शक्ति नहीं मिली हुई है। तो अगला सिफारिश इसी सेकंड ARC द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा की गई कि परिसीमन करने की शक्ति भी राज्य निर्वाचन आयोग के पास होनी चाहिए। इसके अलावा नियमित अंतराल पे यानी निरीक्षण होना चाहिए और सोशल ऑडिटिंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सोशल ऑडिटिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए और पंचायती राज के संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए भी सरकार के द्वारा नियमित अंतराल पर प्रयास किया जाना चाहिए। और जो पंचायती राज संस्थान इनको नियमित रूप से और फ्लेक्सिबल वे में यानी फ्लेक्सिबल रूम में सफिशिएंट पर्याप्त यानी फंडिंग व अनुदान दिया जाना चाहिए, ताकि ये अपने पंचायती राज संस्थान जो हैं अपने क्षेत्र में यानी डेवलपमेंट से संबंधित जो गतिविधियाँ हैं उसको समयबद्धता के साथ पूरा कर सकें। तो ये होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, तो और आप कह सकते हो कि इसमें जो पंचायती राज संस्थान हैं इनको स्वयं के सोर्सों को भी जनरेट करने पर भी यानी विचार करना चाहिए, तभी ये क्या यानी सस्टेनेबल रूप में पंचायती राज संस्थान साबित हो पाएंगी, यानी ये सफल हो पाएंगी। तो ये मुख्य परीक्षा का हमने क्या किया, यहाँ पर जैसा कि डेली आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने यहाँ शामिल किया, क्या भारत में स्थानीय स्वशासन प्रणाली गवर्नेंस का प्रभावी उपकरण सिद्ध नहीं हुआ है। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण करना है और साथ ही इनकी जो खराब स्थिति है इसको सुधारने के लिए और क्या उपाय किया जाना चाहिए उसको उपाय भी सुझाना है। तो कितना 200 शब्द में आपको ये आंसर लिखना है। तो इसमें वही बेसिक इंट्रोडक्शन आप लिखिए, फिर बॉडी पार्ट, फिर आपको ये अगला इसमें देखो पॉजिटिव नेगेटिव, यानी इन्होंने पंचायती राज संस्थान से क्या प्रभाव सकारात्मक हुआ है और क्या नकारात्मक हुआ है, यानी इसकी सीमाएं क्या रही हैं उसको बताना है। और आगे यानी सीमाओं को मतलब चैलेंज है, चुनौतियां क्या हैं और उस चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए और आगे क्या किया जाना चाहिए। तो एक कंप्लीट क्वेश्चन आपका जो हमने डिस्कशन किया उससे ये पूरा हो जाता है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी 2017 का मेंस का पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस पे आप क्या अपने आंसर लिखिएगा। और भी पॉइंट हमने जो अभी डिस्कस किए इसके एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप अपने आंसर में शामिल कर सकते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये आपका मेंस का एक क्वेश्चन हर दिन हम डिस्कस करते हैं, तो ऐसे कितने क्वेश्चन आपके डिस्कशन में आ जाएंगे। अगला है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म। तो पहला यही पूछेगा कि ये ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म जिसे वैश्विक खाद्य सुरक्षा प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये शुरू किया गया इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्प। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्प के द्वारा ये शुरू किया गया है। वास्तव में इसमें किया क्या जाएगा, तो इसमें जो प्राइवेट सेक्टर हैं जो सस्टेनेबल प्रोडक्शन के लिए काम करते हैं उनको समर्थन दिया जाएगा, उनको सपोर्ट किया जाएगा। और ऐसे देश जहाँ पर फूड यानी इंस्टेबिलिटी है, खाद्य अस्थिरता है, उनको क्या किया जाएगा यानी फूड स्टॉक उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। और इसके अंतर्गत कितने, तो 6 बिलियन US$ का एक आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई गई है। तो ये किसके अंतर्गत शुरू किया गया, तो ये इंटरनेशनल फाइनेंस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया, जिसकी स्थापना 1956 में होती है और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ, वाशिंगटन DC में है। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स के अंतर्गत IFC को भी शामिल किया जाता है। अगला फिर इम्पॉर्टेंट है ग्रीन वॉशिंग एक्सरसाइज। तो ये ग्रीन वॉशिंग इम्पॉर्टेंट है, ग्रीन वॉशिंग इम्पॉर्टेंट है। तो ग्रीन वॉशिंग एक्सरसाइज ये चर्चा में क्यों रही है, क्योंकि कोका कोला जो कंपनी है उसके द्वारा सबसे ज़्यादा यानी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया जाता है, यानी इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड किया जाता है। उसी के संबंध में ग्रीन वॉशिंग एक्सरसाइज यानी ये कॉन्सेप्ट
चर्चा पर चर्चा में आया। अभी चर्चा में क्यों बना हुआ? क्योंकि COP27 की मीटिंग अब कहाँ? मिस्र में होने वाली। इसके पहले COP26 की मीटिंग कहाँ हुई थी? तो ये ग्लासगो में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो ये ग्लासगो में हुई थी। ग्लासगो कहाँ? यूके में है। ग्लासगो यूके इंग्लैंड में हुई थी। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट COP27 भी है जो मिस्र में होगी। उससे इम्पॉर्टेंट है कि ये ग्रीन वॉशिंग है क्या। ग्रीन वॉशिंग का मतलब हुआ, यानी ग्रीन वॉशिंग का मतलब हुआ कि मान लो कोई कंपनी अपने उत्पाद तैयार करती है, तो आम जनता में ये विश्वास दिलाती है कि हमने इन्वायरमेंट फ्रेंडली हमारे उत्पाद हैं, लेकिन वो रियल में इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं। तो बीच का जो ये यानी क्या होता, लैग होता है कि कंपनी के द्वारा दावा तो किया जाता है कि उसके उत्पाद इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, लेकिन रियल में वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते नहीं है। तो इसी को क्या कहा जाता है? जो फॉल्स इंप्रेशन किया जाता है किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा, उसी को क्या कहा जाता है? इसी को ग्रीन वॉशिंग के नाम से जाना जाता है। अब एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यही बात अब इसमें लिखिए जो आपको इसमें सिंपल भाषा में समझाए कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग का मतलब आपको मनाना, कंपनी अपनी तरफ आकर्षित करती है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग ये फॉल्स इंप्रेशन, यानी फॉल्स इंप्रेशन मतलब हुआ गलत प्रभाव के माध्यम से कंपनी अपनी तरफ क्या करती है? आपको आकर्षित करती है। आर प्रोवाइडिंग मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ ये कंपनीज प्रोडक्ट्स आर मोर इन्वायरमेंटली साउंड, यानी किसी कंपनी की प्रोडक्ट क्या है? इन्वायरमेंटली साउंड है, यानी पर्यावरण के अनुकूल हैं, लेकिन ये क्या होता है? मिसलीडिंग होता है, आपको गलत सूचना दी जाती है। रियल में वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट होते ही नहीं हैं। तो इसी जो फॉल्स इंप्रेशन है या मिसलीडिंग जो ये इन्फॉर्मेशन है कि कंपनी का प्रोडक्ट, फला कंपनी का प्रोडक्ट पूरी तरीके से इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, लेकिन रियल में वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है? ग्रीन वॉशिंग के नाम से जाना जाता है। अब इसी बार का यूपीएससी का पेपर उठा के देखिएगा 2022 प्रीलिम्स का, वहाँ पर ग्रीन वॉशिंग जो है वो सीधे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। तो यूपीएससी में क्वेश्चन इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। कुल मिला के आपको ग्रीन वॉशिंग कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। अगला फिर इम्पॉर्टेंट है, यानी एसईओ का जो रेट्स से संबंधित मीटिंग होने वाली है 2022 में। तो ये कहाँ होगी? तो ये मानेसर हरियाणा में होगी। अब ये चर्चा में लाइमलाइट क्यों बना हुआ? क्योंकि पाकिस्तान ने भी अपनी सहमति दे दी है कि वो इस अभियान में क्या करेगा, जो ये मीटिंग होने जा रही है इसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो पहला तो ये राइट्स क्या है? तो राइट्स की फुल फॉर्म क्या है? तो राइट्स की फुल फॉर्म है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। इसी को क्या कहा जाता है? आतंक विरोधी क्षेत्रीय आतंक विरोधी संरचना के नाम से जाना जाता है। तो ये राइट्स एससीओ के अंतर्गत आता है। ये अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट्स किसके अंतर्गत आता है? तो एससीओ के अंतर्गत आता है। एससीओ की फुल फॉर्म क्या है? तो इसी को यानी संघाई सहयोग संगठन, यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता। अब बात करें तो एससीओ की, तो एससीओ की स्थापना 2001 में होती है और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर्स बीजिंग चाइना में है। अब इसमें बात करें भारत व पाकिस्तान कब इसमें मेंबर बने हैं? तो ये 2017 में अस्ताना समिट में भारत व पाकिस्तान को इसमें एज ए मेंबर शामिल किया गया है। वर्तमान में इसमें कितने मेंबर हैं? तो वर्तमान में इसमें 9 मेंबर हो चुके हैं। तो इसमें आप कहेंगे कौन कौन है? तो याद रखिएगा तुर्कमेनिस्तान नहीं। आप कैसे याद रखो? तुर्क लोग इसमें शामिल नहीं है। आप अपने याद करने के लिए अपने माइंड में बैठा लो कि तुर्क लोग अच्छे नहीं होते हैं, तो तुर्किस्तान नहीं है। बल्कि जो 5 तान बचे हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान हैं, तो ये आपके इसमें क्या है? और ताजिकिस्तान, ये 4 तान ये शामिल हैं। इसके अलावा कौन शामिल है? रशिया, चाइना 6 हो गए। उसके बाद 2017 में कौन शामिल हुआ? इंडिया और पाकिस्तान, तो 8 हो गए। और हाल फिलहाल में यानी किसको? तो ईरान को भी शामिल करने का इसमें क्या किया गया? अनुमति दे दी गई है। तो ये एससीओ हो गया। अब एससीओ ये राइट्स की यहाँ देखो फुल फॉर्म भी लिखी है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर्स। इसी को आतंक विरोधी अभियान के नाम से जाना जाता है। तो ये एससीओ इंपॉर्टेंट है। एससीओ से भी क्वेश्चन आ सकता है और राइट से भी आ सकता है, तो दोनों ध्यान रखिएगा। अब आज का लास्ट इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, क्या है? 36वें नेशनल गेम्स इस समय कहाँ हो रहे हैं? तो ये 36वें राष्ट्रीय गेम्स 2022 से कहाँ? ये गुजरात में हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं? तो ये गुजरात में हो रहे हैं।
और गुजरात के 6 शहरों में इनका आयोजन किया जाएगा। इसमें पहली बार कई गेम्स को शामिल किया गया, उनमें से योगासन भी है। और योगासन इसलिए इसको हमने शामिल किया क्योंकि योगासन पहली बार शामिल किया गया और इसमें पहला गोल्ड यहीं गुजरात की पूजा पटेल के द्वारा जीता गया। तो पूजा पटेल ये पहली एथलीट बन गई जो योगासन में पहला गोल्ड मेडल को जीता है। अगला कहाँ होगा, यानी 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा, तो ये गोवा में होगा। कहाँ होगा, तो ये 37वां भी बता, इसमें गोवा भी अपनी सहमति दे दिया है कि 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन अगले साल 2023 में कहाँ, गोवा में आयोजित किया जाएगा। जैसे ही इसका समापन होगा तो इसका ओवरव्यू हम आपको एक और वीडियो के माध्यम से आपको अवगत करा देंगे कि कौन से फैक्ट फिगर आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था आपका राष्ट्रीय खेल 2022। अब जाते जाते आपको ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि राष्ट्रीय खेल 2022 जो हो रहा है गुजरात में, इसका शुभंकर क्या है। क्या इसका शुभंकर सावज है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के जाना है। तो ये वीडियो यहीं तक। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो ये वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।